नमस्कार, मैं हूं योगेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं केवल भारत टीवी समाचार। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो कि आप हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारी सेलिब्रिटी को देखते होंगे, बहुत सारे स्टार को देखते होंगे, बहुत सारे राजनेताओं को देखते होंगे, लेकिन आज हमारे साथ ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कि प्रकृति का एक कहा जाए तो रक्षक है। इनसे आज हम बात करने वाले हैं जिस सृष्टि ने हमें सब कुछ दिया और आज के जीवन में प्रकृति के साथ क्या क्या हो रहा है, इन सभी मुद्दों पर आज बात करने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद योगेश जी। सबसे पहले हम केवल भारत टीवी समाचार को बधाई देते हैं कि आपने इतने अहम और आवश्यक मुद्दों पर हमारे विचार को दुनिया तक पहुंचाने का विचार किया। आज के ज़माने में जिस तरीके से पहाड़ की कटाई हो या वन की कटाई हो या जो भी हो, जितने भी लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है आगे चल के? देखिए योगेश जी, एक हम लोगों के धर्म में विज्ञान संबंध एक बातें आती हैं इस सृष्टि की रचना से कि हमारा जो शरीर है ना, वो पंच तत्व से बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचिता अधम शरीरा। जी, आपने ठीक कहा। तो ये धरती, आकाश, हवा, पानी जी, इन सारी चीज़ों से हमारा शरीर बना है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रकृति के ही चीज़ से जब हमारा शरीर बना है तो प्रकृति तो हमारे अंदर समाहित है और हम प्रकृति के अंदर समाहित है। तो इस करते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जब हमारा शरीर ही प्रकृति से बना है तो पूरी प्रकृति को आप किस संदर्भ में आप कैसा आंक सकते हैं। तो दैनिक जीव जब से यह सृष्टि की रचना हुई और ये माना भी जाता है कि एक दिन सृष्टि का प्रलय होगा, विनाश होना ही है। तो सृष्टि के निर्माण में और प्रलय के दौरान जो घटनाएं कर्म हो रही हैं, ह्यूमन सिविलाइजेशंस डेवलप हुए, मानव ने जो है जंगलों से बस्तियों की तरफ अग्रसर हुआ। बंदरों से लेकर के इंसानों का सफ़र जो है करोड़ों करोड़ वर्ष का, ये हमें सिखाता है कि मानव जो है हमेशा कुछ न कुछ सीखने और विकास के तरफ अग्रसर होने वाला ये प्राणी है। पर इस विकास के अग्रसर के क्रम में इंसान ने जो भी किया वो बैलेंस बनाया था। पहले के पूर्वजों ने हमारे प्रकृति के साथ जी बैलेंस बनाया था। बट आज की जो सिविलाइजेशन है, जो वेस्टर्न कल्चर है, या फिर एक दूसरे को देखा देखी वाली जो परंपराएं विकसित हुई है, उसमें कहीं ना कहीं प्रकृति जो है पीछे छूट गई है। उसके साथ सामंजस्य बैठा के काम नहीं कर रहे हैं। जैसे आप सकते हैं कि पहले जो जल के पारंपरिक स्रोत हुआ करते थे, नदियाँ, कुआं, तालाब हुआ करते थे, बावड़ी हुआ करते थे, और उसके अलावा घर के अंदर भी हम लोगों का पानी के लिए घड़ा हुआ करता था। तालाब सूख रही है, पॉल्यूशन हो रही है, कुआं का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, बोरवेल का कॉन्सेप्ट आ गया। जब कुआं था तो हम एक सीमित रूप से पानी को निकालते थे और अपने सुविधा के अनुरूप उसको खर्च करते थे। अब क्या है कि जब से बोरवेल आ गया है, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई है, तो हम एक बटन दाबते हैं, हमें आवश्यकता होती है अगर 20 लीटर की, तो उतने ही मिनट में 100 लीटर हम जो है भूगर्भ जल पानी निकाल लेते हैं। उपयोग तो 20 लीटर का करते हैं, पर 80 लीटर्स जो है हम लोग वेस्टेज कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ वो संतुलन हुआ कि नहीं? बिल्कुल। अगर हम बात पहाड़ की, जहां हम लोग आज आपका साक्षात्कार ले रहे हैं, तो नीचे जो एक गड्ढा है, यहाँ पर बहुत साल पहले पानी हुआ करता था और इसी पहाड़ से निकलता था पानी, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है और बोरवेल होने के बाद भी पानी नहीं निकल रहा है यहाँ से। देखिए, इसका कारण है जो मैंने बताया ना कि जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन बढ़ा, विकास बढ़ा, शहरीकरण बढ़ा, कंक्रीट के जंगल बिछ गए, पेड़ पौधे और जंगलों का ह्रास हुआ, नेचुरल पौधे की जगह आर्टिफिशियल पौधों ने ले लिया। जैसे महोगनी हो, सागवान हो, या आम के भी बड़े बड़े बगीचे देख लें, आप देख रहे होंगे कि उसमें बहुत से दवाइयों का जो है छिड़काव किया जाता है, रासायनिक दवा किया जाता है। तो प्रकृति के जो वो मित्र पौधे थे, उसकी जो पावर घट गई। पौधा तो वही रहा, ऑक्सीजन जनरेट की क्षमता घट गई, और फलों के और लकड़ियों के व्यवसायीकरण की मानसिकता जब से स्थापित हुई मानव के विकास के क्रम में, तब से प्रकृति के हितैषी जो पेड़ थे, पीपल, बरगद, नीम, जामुन, गमारी, सब पेड़ों की इसकी संख्या कम हो गई। जब इसकी संख्या कम हुई तो बारिश का जो पैटर्न हुआ
वो घट गया। क्लाइमेट चेंज का प्रभाव पूरी दुनिया पे पड़ा। और जो जैसा मैंने कहा कि कंक्रीट के जंगल बिछ गए, जो बारिश कुछ होती भी है तो वो भूगर्भ जल में समाता नहीं है। जो ग्राउंड वाटर जिससे रिचार्ज हो वो नदियों में बह के समुद्र में चला जाता है। तो आप मान सकते हैं कि पूरी दुनिया में अगर सबसे स्वच्छ जल जिसको आयनाइज वाटर कर सकते हैं वो वर्षा का जल है, जो हम समझ नहीं सकते, वो समुद्र में चला जाता है। एक तो हम उसको सेव नहीं कर पाते, और दूसरा जो वो रिस के ज़मीन के अंदर जाता, यानी कि ज़मीन का पेट भरता, तो वो पेट भी नहीं भर पाता। जब ज़मीन का पेट नहीं भर पा रहा है तो मानव का क्या पेट भरेगा। तो हम दोनों तरफ से नुकसान में, एक तो पानी को बचा नहीं पाए, और ये जो समस्या बनाई आपने जो बताया कि ये पहाड़ी पे जो है पानी हुआ करता था, कहाँ से होगा? बारिश इतनी नहीं हो रही है ना, भूगर्भ जल रिचार्ज नहीं हो रहा। बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन के अंतर्गत बिहार के 17% भूभाग को हरा भरा बनाने की योजना सरकार निश्चित रूप से उस पर काम भी कर रही है। ठीक है, तो आपको मैं देखना चाहता हूँ कि कहाँ आपको जंगल दिखता है, बताइए। जंगल है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो मनुष्य के द्वारा लगाया गया है सिर्फ वही है, जो कि आप पहले बता दिए कि उस पर दवाई का इस्तेमाल करके उस पौधे को बनाया गया है, और कहीं ना कहीं उसको हाइब्रिड कहा जाए, जिससे कि मनुष्य को नुकसान ही हो पाएगा उससे। जी बिल्कुल। तो जंगल का होना जरूरी है पर्यावरण के संतुलन के लिए। बारिश का सबसे बड़ा जो है आधार वो जंगल होता है। जंगल कट गई है ना, तो आम लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि जो भी आपके खास करके किसानों से कि आप फसल लगाएं और लकड़ियों से संबंधित भी पौधा लगाएं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, बट कम से कम किसी एक खेत के किसी एक किनारे पे पीपल बरगद भी जरूर लगा दें, ताकि पक्षियों का आशियाना भी तो इस पर ही डिपेंड करता है। हम जानना चाहेंगे सर, आप तो लगभग 2 दशक से काम कर रहे हैं प्रकृति को बचाने का, और इसी बीच आप तरह तरह की योजनाओं को लेकर सरकार से जुड़ के, ग्रामीणों से जुड़ के, नेता प्रतिनिधियों से जुड़ के काम कर रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि सर किस तरीके से ये कर पाते हैं, कहाँ से फंडिंग होती है? प्रकृति को बचाने के लिए कोई ऐसा कदम उठाता नहीं है, आप उठा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक काम की बात है, ये काम जो है हमारा संकल्प है जी। और संकल्प जब आपका पवित्र होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं फलीभूत हो ही जाता है। और निश्चित रूप से ये प्रकृति के क्षेत्र की अगर बात करें तो, या फिर अन्य और भी किसी क्षेत्र की बात करें तो, संघर्ष और प्रॉब्लम्स तो हर जगह है। मुझे भी हुई थी, आज भी होती है। मगर एक अच्छी बात आज भी समाज में क्या है कि अगर आपके काम से कोई व्यक्ति सचमुच प्रभावित हो रहा है और आपका काम जमीनी स्तर पे, तो लोग आपको मदद निश्चित रूप से करते हैं। और इन 2 दशक की हमारे पर्यावरण के सफर में एक टीम वर्क है। जैसे खास करके मैं बिना संकोच के मैं बताता हूँ कि आज इस सफर में अगर सबसे ज़्यादा किसी का सहयोग मिला है तो वो है मीडिया कर्मियों और प्रशासन की अधिकारी। इनका सहयोग काफ़ी मिला, और मिलने की वजह यह था कि इन सारी चीज़ों को वो समझ रहे थे कि प्रकृति को बचाना, उसको संवारना कितना महत्वपूर्ण है। और हर आदमी चाहता है कि हम प्रकृति को बचाएं, उसके लिए काम करें। उसकी मजबूरियां क्या है कि उनके पास पैसा तो है, समय नहीं है। अगर दोनों चीज़ है तो मैनेजमेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी संस्था है जिनको हम अपने माध्यम से सहयोग कर सके, उसका भी अप्रत्यक्ष रूप से मदद मिलता है। तो उससे संजीवनी गंगा संस्था का जो है वो काम मिल पाता है। तो हम ये जरूर कहेंगे कि लोगों के सहयोग से ही इन 2 दशकों का सफर पूरा हुआ। मैं तमाम दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि ये इनकी जो संस्था है संजीवनी गंगा, एक ऐसी संस्था है जो कि पूरे भागलपुर नहीं बल्कि पूरे बिहार में चर्चित है, और कई जगह कार्यक्रम करवा चुके हैं अयाज सर। और भी बात करते हैं सर, अभी जो आपका एक यात्रा चल रहा है चुल्लू भर पानी का, उसके बारे में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? जब तपती धूप में लोग ट्रेन से उतरते हैं तो कहीं ना कहीं पानी की आवश्यकता होती है, और उसी पानी को बचाने के लिए लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, चुल्लू भर पानी जो है एक भारत में एक मुहावरा था, और वो जो है नेगेटिविटी की तरफ जो है आकर्षित करता था। जैसे कोई समाज में कोई काम कर लिया, कोई ऐसा काम, तो उन लोगों को कहते थे कि भाई चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तो उसमें पॉजिटिव क्या कि चुल्लू भर पानी में भी कोई व्यक्ति डूब सकता है, बट हम इस मुहावरे को एक पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए हम काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर हम किसी घर के बच्चे से जी 10 साल 15 साल के बच्चों से ये कहते हैं कि भाई चलो नदियों को हमको साफ़ करना है, तालाब को साफ़ करना है,
तो एक दिन तो संभव है, पर ये प्रैक्टिकल व्यवहार में नहीं है। हर रोज की बात करें तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकल है। बट जो चुल्लू भर का जो कॉन्सेप्ट है, हर व्यक्ति अपने जब वो सुबह सवेरे जगता है, अपने दैनिक क्रियाकलाप करता ही है, तो उसी क्रम में चुल्लू भर पानी बचाया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो ये एक तरह से सिंबॉलिक है। जब वो चुल्लू भर पानी अपने नलों में, अपने घर के बोरिंग में, कुओं में बचाना शुरू करेगा, तो जल बचाने की संस्कृति उस बच्चों में डेवलप होगी, वो लोग में डेवलप होगी। तो जब ये संस्कृति जब बचेगी, ये जल बचाने की, तो जल के महत्व को बच्चे समझेंगे, लोग समझेंगे। और जल का महत्व लोग क्या समझते हैं? प्यास लगी, पानी पिए, नहाने की आवश्यकता हुआ, नहा लिए, एग्रीकल्चर में जरूरत हुआ, गाड़ी में जरूरत हुई, गाड़ी में। पर सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है, वो जब उसको प्यास लगती है ना, और उस समय जब पानी नहीं होता है, तब वो व्यक्ति को पानी का महत्व समझ में आता है। अगर गाड़ी धोने समय पानी की जरूरत है, पानी नहीं है, तो लोग कल पी लेंगे। पर जब प्यास की जब शिद्दत होती है, तो प्यास को बुझा सकता है तो कोई, अगर पूरी दुनिया में कोई महत्वपूर्ण चीज़ है तो है पानी। तो हम लोगों का अभियान चला, लोगों को हम लोगों ने पानी पिलाने का अभियान चलाया। कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा, और सारे धर्मों में ये वर्णित भी है। पंजाब के भी लोग भी करते हैं, सनातन धर्म के परंपराओं में भी है, इस्लाम धर्म के भी परंपराओं में है, जल पिलाना शराब का काम है। और जिसको मैं फॉलो करता हूँ, जिनका मैं अनुसरण करता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी ने जब भारत की पदयात्रा की थी, उसी क्रम में उनको ऐसा लगा था कि मानव की सेवा ही सच्ची ईश्वर की सेवा है। अभी मनुष्य को तो जाग जाना चाहिए। पहले के ज़माने में जब ट्रेन में सफ़र करते थे या नहीं भी करते थे, तो पानी जो है जगह जगह पर उपलब्ध नहीं था, तो चाव से लोग जाके कुएं पर जाकर पानी पिया करते थे। लेकिन अभी जो है बोतल में पानी आ गया। अगर वही चीज़ अगर प्रकृति के साथ रह के काम करते लोग, तो कहीं ना कहीं ये दिन नहीं देखना पड़ता लोगों को। देखिए, उसको एक विस्तार से समझा जा सकता है योगेश जी। आप ये देखेंगे कि भारत जो है वो नदियों का देश है। जितनी नदियाँ भारत में है, शायद ही किसी देश में इतनी नदियाँ होंगी। और यहाँ ही जल संकट है। तो जल संकट को आप दो रूप में समझ सकते हैं, जल की उपलब्धता और जल की गुणवत्ता। ठीक है, जब जल की उपलब्धता में समस्या आई, तो दुनिया के 2-4 ऐसे देश हैं जो जिनकी बड़ी कंपनियाँ हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फ्रांस की स्विस डेवलपमेंट को देख सकते हैं। उन्होंने पानी के व्यवसायीकरण पर सोचा, विचार किया कि क्यों न इस पानी को बंद कर दिया जाए। जब पानी की प्रॉब्लम्स हुई, जल की उपलब्धता में समस्या आई, और तब और इटली के भी लंदन से बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो जिस पानी के व्यवसाय को लेकर आगे बढ़ी, आज वो सफल हुई। इसका सबसे जो नकारात्मक प्रभाव ये पड़ रहा है कि हर एक आदमी के मानसिकता में ये बातें घर कर गई हैं कि उसके नीचे का ज़मीन का पानी जो है वो पॉल्यूटेड है। वो एक मानसिकता में वो बैठा दिया गया, जबकि वो सारा काम कर रहा है। अपने बोरवेल से, चापाकल से, कुआं से नहा भी रहा है, पका भी रहा है, खा भी रहा है, सब कुछ कर रहा है। पीने के लिए 2 गिलास पानी पीता है, सफर के लिए वो 1 लीटर का पानी पीता है। इसमें क्या है कि जो ग्राउंड वाटर क्राइसिस की जो मैंने बात बताई, ये इसमें ओवरऑल हम लोगों का जो सोच है कि एक दिन भारत सरकार से, राज्य सरकार से इस पर चिंतन होना चाहिए। हर आदमी इस पर विचार करे कि आखिर, और ये ज़्यादा दिन 20 वर्षों में, इस 20 वर्षों के अंतराल में ये इस तरह की मानसिकता, इस तरह की कंडीशंस पैदा हो गई है। तो जल की उपलब्धता जहाँ घटी, व्यवसायीकरण उसका रास्ता अपना लिया। अब आते हैं जल की गुणवत्ता। पानी तो है, पर उसमें आर्सेनिक, क्लोराइड, सेलिनिटी, आयरन, नाइट्रेट। तो आप ये देखिएगा, जमीन के नीचे का जो पानी है उसमें बहुत सारे हैवी मेटल्स मिले जाते हैं, हैवी मेटल जो खनिज होते हैं, बट वो शरीर को फायदा देने वाले होते हैं। पर बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, उस पानी को निकालती है, प्यूरिफाई करती है, रिवर्स ऑस्मोसिस करती है। और दुर्भाग्य क्या है कि 1 लीटर आरओ वाटर को बनाने में 14 लीटर पानी वेस्टेज होता है। आप बताइए। अब जबकि नेचुरल वाटर जो रिसोर्स था पहले, हम लोग जो जैसा आपने बात बताया ना, 20 वर्ष पहले हम लोग डब्बा लेके जाते थे, यहीं जहाँ प्यास लगता था वहाँ चापाकल चलाए और इस तरह से पी लिए। तो मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि एक पानी का बोतल जब हम लोग ऐसे पीते हैं और एक कोई ऐसे करके पीता है, तो देखिए आत्मा तृप्त हो जाती है।
का, वो पानी से और उस तरीके से पानी भी छूट गया, तरीका भी छूट गया। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो इस चीज़ को कैसे बचाया जाए, प्रकृति की रक्षा कैसे की जाए? लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, युवा पीढ़ी के लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन प्रकृति के बारे में सोचते नहीं। कैसे बचाया जाए प्रकृति को और किस तरीके से काम किया जाए गांव घर में और शहर में, ताकि प्रकृति बच सके और आगे चल के हम लोगों को नुकसान का सामना ना करना दो पड़े? तरीके से होगा ये काम जी। एक तो आप ये जान लीजिए कि जमीन के 3 फीट के नीचे की जो प्राकृतिक संसाधन होती है उसका स्वामित्व सरकार के पास होता है, 3 फीट के नीचे का। और 1-2 एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे नगर निगम में जब भी कोई व्यक्ति को बोरवेल कराना पड़ता है तो उससे वहाँ अनुमति लिया जाता है, उसको लेकर के उसको पैसा भी देना पड़ता है। बट रूरल एरियाज में जो है इस तरह के रूल्स अभी तक जो है लागू ना तो फॉलो किए जा रहे हैं ना लागू किया गया है प्रशासनिक अधिकारियों से। तो जल जैसे महत्वपूर्ण संसाधन को बचाने के लिए भारत में कानून है, ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है। कानून नदियों को लेकर के है, भूगर्भ जल को लेकर के है, आपके रेन वाटर को लेकर के है। बट एक जो कानून बनाने की जरूरत है, हमको लगता है या फिर संशोधन करने की जरूरत है, वो ये है कि अगर आपको वेस्टेज पानी करते हुए देखा गया तब जो है आपको कानूनी कार्रवाई आप पर की। जी बिल्कुल, ये भी कानून है। हाँ, बट वो कानून है, सब कुछ है, मैं बता रहा हूँ। बट क्या कि उसमें कुछ संशोधन करके, कानून तो है पर उसका पालन कहाँ? जब पालन होने लगे तभी ना लोगों में ये एक्टिविटीज बनेगी। एक मतलब आपके कहने का अर्थ यही है कि अगर सरकार इस चीज़ को लागू कर दे जमीनी स्तर से तो ये बचाया जा सकता है प्रकृति को। हाँ, निश्चित रूप से आप ये देखिए। और एक बात तो सरकार के स्तर पे सरकार करती भी है, सरकार तो घर ही घर जाके नहीं ना करेगी। दूसरा परंपरा, सरकार भी तो हम लोगों से ही है। सरकार में जो बैठे हुए प्रधानमंत्री वो भी तो एक इंसान है। उनको पानी अगर प्यास लगता है तीसरे दिन का पानी तो आता नहीं है, पानी तो वही पीते हैं। बट हम ये चाहें कि प्यास का एहसास प्राइम मिनिस्टर, सीएम, राज्य सत्ता पर बैठे हुए तमाम पदाधिकारी प्यास का शिद्दत को भारत के कोशिश करें। कहने का मतलब सरकार ही प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रही है। खिलवाड़ नहीं कर रही है, खिलवाड़ ये स्पष्ट ऐसा तो दिख ही रहा है। अगर सरकार इस चीज़ को लागू कर दे जमीनी स्तर से तो कहीं ना कहीं ये इसमें सुधार किया जा सकता है। बहुत से, अब देखिए, बहुत से भारत में जैसे आप देखेंगे राजस्थान, ग्वालियर देखेंगे, चित्रकूट देखेंगे, बहुत भारत के ऐसे भी इलाके हैं जहाँ वाटर क्राइसिस हो रहा है। वाटर क्राइसिस के हाल में जो है अभी सरकार ने उसको उपलब्ध कराई, लागू कर जब ट्रेन से पानी को भेजा गया। अभी चेन्नई देख लीजिए, 500 फीट नीचे पानी चला गया। भारत का पहला जो है महानगर है जो वाटर क्राइसिस से गुजर रहा है। लेटेस्ट में अगर वर्ल्ड के नक्शों पर आप नज़र डालेंगे तो साउथ अफ्रीका के केप टाउन को आप देख सकें, वहाँ के लोगों पर पानी नहाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मतलब पानी व्यर्थ में खर्च नहीं करना। हाँ, जब आपको जरूरत है तब। यहाँ तो घर से निकले तो नहाए, घर से बाहर से छिटा पड़ गया तो नहाए। मतलब प्रकृति के जो संसाधन है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए उसका कोई महत्व दुरुपयोग किया जा रहा है। तो आपका सवाल था कि कैसे ये परंपरा हो, तो एक तो कानूनी रूप से जो चीज़ें बनी हुई है उसको एक्टिव कर दिया जाए, एक विषय वस्तु के तौर पर लागू कर दिया जाए, बच्चे उस चीज़ को पढ़े और जीवन में उतारे। उसको स्कूल लेवल में 100% उसको उतारना ही पड़े, ऐसा नियम बना दिया। चुल्लू भर पानी जो था मेरे इसी अवेयरनेस प्रोग्राम का एक पार्ट है कि जब हम चुल्लू भर पानी, आप समझते हैं कि एक चुल्लू जो है हाथ को गड्ढे को बनाने को चुल्लू कहते हैं। एक चुल्लू में 10 ml पानी जो है एक बार लगता है, ठीक है। अगर 100 ml अगर पानी रोज बचाएगा आदमी तो 1 लीटर पानी बचा सकता है। और वो कौन बचा सकता है? व्यक्ति भी बचा सकता है, छोटे बच्चे भी बचा ही सकते हैं। अच्छा, जो लोग बोलते हैं कि मेरे बचाने से क्या होगा, एक आदमी को बचाने से और एक चुल्लू, उसको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके ही बचाने से सब कुछ होगा। आप लोगों को नहीं बताइए कि आपके बचाने से क्या होगा। आपको लगना चाहिए कि मैंने तो बचाया ना। दुनिया बचाए या ना बचाए, पहले ये कल्चर अपने आप में डेवलप करिए ना। हम फॉर एग्जांपल्स कि अगर हम किसी को सेव वाटर के लिए या स्मोकिंग के लिए या फिर किसी भी अन्य विषयों को मना करते हैं कि भाई ये काम करना ठीक नहीं है, तो उस काम को करने के पहले अपने हैबिट्स को त्यागना पड़ेगा ना। नहीं तो दुनिया कहेगी पहले आप तो पानी बचाना स्टार्ट करिए। बड़ी हंसी की बात है कि जब मैं अपने घर में 1 बाल्टी पानी से नहा लेता हूँ, उसमें कपड़ा भी धो लेता हूँ। अभी भी? जी, अभी भी। तो मेरे घर के बहुत सारे सदस्य लोग कहते हैं कि भाई आप जो है इतना पानी से नहा लेते हैं,
तो ये मैंने हैबिट कर लिया ना अपने आप में। जब डेली नहाना तो क्या मैं डेली उतना कादों से धूल से गंदा तो नहीं हो रहा हूँ। जी नहीं, बिल्कुल डेली नहाना है तो 4-5 बाल्टी से नहाना रोज़ ज़रूरी है क्या? बिल्कुल नहीं। तो एक बाल्टी से जब आपका काम हो जाता है तो 3 बाल्टी से 3 लोगों शरीर को तो धोना है सर। शरीर को ही तो धोना है। आपका अंदर तो पहले साफ कर लीजिए, अंदर मन में कर लीजिए कि पानी बचाना है। अब हैबिट में उसको पानी को कम खर्चा कीजिए, मैं तो करता हूँ और ये मेरे हैबिट में आया। हम उस एक बाल्टी पानी से ज़्यादा खर्च ही नहीं कर सकते। तो हम अपने तमाम खास करके केवल भारत टीवी समाचार के माध्यम से आम जो जनता है, जो लोग हैं, युवा पीढ़ी है जो हमें सुन रहे, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि जल को बचाना प्रारंभ करें। अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाना प्रारंभ करें। स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अपने घर आसपास को साफ रखें, स्वच्छ रखें, तो ही जो है हम एक सभ्य मानव की गिनती में आएंगे और हमें खुद भी संतुष्टि होगी। बाकी कुछ आपके दिल में जो बात बच गई हो हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे? हाँ, ज़रूर कहना चाहेंगे कि आज जब दुनिया बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रही है तो उसमें हमारे खान पीन पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। जैसा लोगों को ये कहा जाता है कि भाई एक दिन में एक वयस्क पुरुष को 14 लीटर पानी पीना चाहिए, यानी एज के हिसाब से उसको एवरेज किया गया है खाने का, पीने का। तो अधिक से अधिक पानी जो है लोगों को पीना चाहिए और पानी 72% जो पानी है बॉडीज़ के अंदर रहता है। अगर आप पानी को डेली अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे कि हमें पीना है तो आप एक हेल्दी मैन हो जाएंगे, ह्यूमन हो जाएंगे और फिर आपको काम में करने में भी मन लगेगा। तो एक कहते हैं ना कि स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर का जो है निवास होता है। तो हाँ, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, सच यही है। तो पहले पानी पीने की आदत डालें, लोगों से भी पानी पीने के लिए कहें, अपने जीवन में भी एक पेड़ लगाएं। और अगर कोई सरकार ने भी अगर पेड़ लगाया है, उसको आपको लगता है कि भाई अगर योगेश जी ने लगाया, ABCD किसी ने लगाया, उसने लगाया, तो मुझे उस पेड़ पौधे में पानी देने की क्या आवश्यकता है? तो आपको भी देना चाहिए। क्योंकि अगर हम व्यक्तिगत रूप से बात आएँ कि एक आम का हो पेड़ या सेब का हो, लगाने वाला व्यक्ति उस पेड़ पर और उस पर फल जो लगता है उसका मालिक हो सकता है, उसका मालिक उसको नहीं कर सकता, इसलिए कि उसका वो मालिक बैठा है ना, उसको कुछ पावर अपने हाथ में रखा है। तो वही पावर है जो हमको आपको जिंदा रखा है। लेकिन लोग फल नहीं तोड़ने देते हैं। तो आप ये समझिए कि अगर किसी दिन हवाओं पर कंट्रोल कर लेता इंसान, ऑक्सीजन पे कर लेता, तो जीने नहीं देता। जी बिल्कुल, ऑक्सीजन को अपने कब्जे में कर लेता। तो सुबह सुबह उठें, ईश्वर खुदा वाहेगुरु ईसा मसीह को प्रणाम करें, इस संसार में आने का और बदलने और प्रकृति के सामंजस्य स्थापित करा के अपने जीवन को गुजारें। चलिए सर, इतना कीमती वक्त देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप जहाँ से भी इस खबर को देख रहे हैं, संजीवनी गंगा के बारे में क्या सोचते हैं और गंगा पुत्र अयाज सर के बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट करके रख दीजिएगा अपनी बातों को। बाकी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।